और सर बहुत से लोग ये भी समझना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान लोन लेता जा रहा है, चाहे आईएमएफ का हो, सऊदी अरेबिया का हो या कुछ भी। सऊदी अरेबिया का तो शायद देखने के लिए है, लेकिन जो खर्च करते हैं या लोन लेते हैं, उससे आम आदमी की जिंदगी पे क्या अच्छा या बुरा असर पड़ता है? देखिए, एक तो ये कि जो भी लोन लिया जाता है रियासत की सतह पे हुकूमतें लोन लेती हैं, उनका पॉजिटिव असर भी होता है और नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव ये होता है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी ये जो लोन लिया गया है, अभी हमें 1.1 बिलियन डॉलर्स मिले हैं। कुल हमें 3 बिलियन डॉलर्स मिलेंगे 9 मंथ्स में। तो उससे आपको पता है कि कुछ थोड़ा-सा एक कॉन्फिडेंस रिस्टोर हुआ। उससे पहले ये था कि हर कोई यही बात कर रहा था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करने चला है। और मार्केट्स जो थीं, वो बहुत ज़्यादा एक दिन फ्लक्चुएट कर रही थीं, मसाइल हो रहे थे, अवाम का एतमाद बिखर रहा था। तो इससे ये हुआ कि एक तो जो है वो हमारा जो एक अनसर्टेनिटी थी, वो ख़त्म हो गई ये लोन के मिलने से। यानी एक तरह से जो फाइनेंशियल कह लें कि एक पैनिक फैला हुआ था, वो ख़त्म हो गया। दूसरा जो है वो कॉन्फिडेंस रिस्टोर हुआ। फिर ये हुआ कि इससे लोगों को लोग इन्वेस्टमेंट करने लगे, जो कि एज़ सच नहीं हो रही थी। अच्छा, एक तो ये होता है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाती है, फिर उसके बाद ये होता है कि फिस्कल रिफॉर्म्स आपको करने पड़ते हैं। मसलन आपको गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करनी पड़ती है, आपको कुछ टैक्सेस लगाने पड़ते हैं, आपको बजटरी जो डिसिप्लिन है उसको आपको बेहतर बनाना होता है। फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आप करते हैं। आप मिसाल के तौर पे आप डीरेगुलेशन करते हैं, लिबरलाइजेशन करते हैं, बजटरी डिसिप्लिन आप मुल्क के अंदर कायम करते हैं। फिर आपकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है, वो आपकी इम्प्रूव करती है। यानी मतलब ये है कि अगर आईएमएफ ने दे दिया या आईएमएफ से मिल रहा है, तो फिर सऊदीया ने भी पैसे रखवा दिए आपके पास, हम्म। दुबई ने भी रखवा दिए। तो ये एक क्रेडिट वर्दीनेस आपकी बढ़ जाती है। ये तो हैं इसके पॉजिटिव फ़ायदे। अच्छा, अब इसके जो है ना वो नेगेटिव भी हैं। मतलब नेगेटिव ये हैं कि ऑस्टेरिटी मेजर्स जब आप लेते हैं, तो उससे ये होता है कि बहुत से एरियाज़ में जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, वो उसको कम करना पड़ता है। मसलन हेल्थ में कम कर देते हैं, सोशल सेक्टर में कम कर देते हैं, एजुकेशन में कम कर देते हैं। उससे फिर आम आदमी जो है उस पे असर पड़ता है। उसके बाद फिर आपने जब अगर डेट की आपने रीपेमेंट करनी है, आपने वापस करना है, तो एक बहुत बड़ा चंक जो है आपके बजट का, जो कि प्रोडक्टिवली इस्तेमाल हो सकता है, डेवलपमेंट एरियाज़ में इस्तेमाल हो सकता है, वो सारा वहाँ डेट रीपेमेंट में चला जाता है। तो वो आपको एक बहुत बड़ा उसमें लॉस है। फिर ये है कि आपकी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है मुल्क के अंदर, क्योंकि उससे आप सब्सिडीज़ आपने रिड्यूस कर दी, आपने अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर दिया, तो उससे अपने उसके मसाइल हैं। फिर ये है कि सोशल अनरेस्ट बढ़ जाता है। सोशल अनरेस्ट बढ़ता है जब मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि लोग अब ज़ाहिर है कि अब 38% पे आपकी इन्फ्लेशन अगर चली जाएगी और लोगों की परचेज़िंग पावर कम हो जाएगी, तो सोशल अनरेस्ट तो बढ़ेगा उससे। तो ये उसका एक और एक इम्पैक्ट होता है। तो इस तरह से बहुत से ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, लेकिन एक चीज़ ये है कि जो ऑलरेडी इम्पावरिश्ड इकोनॉमीज़ हैं, जो इम्पावरिश्ड इकोनॉमीज़ हैं जैसे हमारी हैं, वो ये समझ लें कि वक़्ती तौर पे कुछ वक़्त के लिए आपको आईसीयू में डाल दिए और उसके बाद फिर आप आईसीयू में थोड़ी देर पड़े रहे हैं, आप सर्वाइव कर गए हैं, लेकिन वापस आपको जो ही निकाला है, तो थोड़ी ही देर के बाद दोबारा फिर आपको आईसीयू में डालना पड़ा है। तो अब ये जो अभी आप ये देखें ना कि 22 अरब डॉलर हमने अगले जून तक हमने डेट रीपेमेंट करनी है। 22 अरब डॉलर्स हमने पे करने हैं जो हमने कर्ज़े लिए हुए हैं। तो अब ये तो 3 अरब डॉलर मिले आईएमएफ से, तो इनसे तो नहीं होगा ना, आपको मज़ीद आईएमएफ के प्रोग्राम्स में जाना पड़ेगा और मज़ीद आपको फिर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए मेजर्स लेने पड़ेंगे और बाहर से भी आपको पैसे लेने पड़ेंगे। जी आरज़ू। लेकिन सर अब क्या वजह है कि पाकिस्तान में चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही हो, चाहे इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो या इवन पीपल्स पार्टी हो, कोई भी जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को खड़ा नहीं कर सका, इकोनॉमी को बेहतर नहीं कर सके, या उसके ऊपर काम क्यों नहीं हो पाया? बहुत से फैक्टर्स हैं जी। देखिए, एक तो ओवरऑल हमें अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करनी है। हमें
अपनी जो स्पेंडिंग है उसको हमने देखना है। अब आप ये देखिए ना कि हमारा एक बहुत बड़ा चंक जो है हमारे रेवेन्यू का वो डिफेंस पे चला जाता है और डेट रीपेमेंट पे चला जाता है। तो गवर्नमेंट के पास जो फिस्कल स्पेस है इतनी कम बचती है कि उसमें कोई वो कुछ कर नहीं सकते फिर वो। मतलब आप क्या करेंगे वो? तो अच्छा यहाँ पे अब बड़े यानी आप देखें ना पावरफुल हलके हैं, फिर सब्सिडीज़ हैं। यानी आप ये देखिए कि सब्सिडीज़ आपको देनी पड़ती हैं, फिर आपको डिफेंस को बहुत बड़ी रकम देनी पड़ती है। तो ये सारा कुछ करने के बाद फिर फिस्कल स्पेस इतनी कम मिलती है आपको कि उसमें कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक वजह है। तो जिसके लिए फिर आपको कर्ज़े लेने पड़ते हैं और कर्ज़े आप जितने ज़्यादा लेते चले जाएँगे उतना फिर आपको वो उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो अब तो यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि साल डेढ़ साल के बाद 5500 अरब रुपया आपको सिर्फ़ इंटरेस्ट वो जो है आप में की मद में आपको देना पड़ेगा, जो आपने अब तक कर्ज़े लिए हुए हैं। अब अगर 5500 अरब रुपया करीब 5,500 अरब तो आप इंटरेस्ट पेमेंट में चला गया, 2,500 अरब आपने डिफेंस में दे दिया, तो फिर आप आपके पास पीछे क्या बचा? आप हुँ। क्या कहाँ-कहाँ पे आप उसको आप खर्च करेंगे? फिर सब्सिडीज़ आप देते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये तो आपको फिर अब जब तक ये तब्दील नहीं होगा, कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो वाक़ई कोई बड़े स्टेप्स ले, तो फिर तब्दीली लाई जा सकती है, अदरवाइज़ तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। जी हाँ। ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन सर ऐसे ही चल सकता है क्या कोई भी मुल्क 76 इयर्स तक और उससे आगे तक, या ऐसे ही चल सकता है क्या? या ये भी लोग भी एक-एक करके फिर भागते हुए दिखाई देंगे, जैसे पहले कोई लंदन था और कोई कहीं और था? असल में जी यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट्स आती हैं ना, वो अपना कुछ वक़्ती अरेंजमेंट करती हैं जी कि इतने वक़्त के लिए हमें हुकूमत मिलेगी तो फिर हमने चले जाना है। कंटिन्यूएशन नहीं होती पॉलिसीज़ में, यानी एक मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कर लें कि नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट है और सी-पैक चल रहा है, तो इमरान खान आया तो उसने एक साइड पे डंप कर दिया उसको। हुँ। ऐसा जो है ना ये इस तरह नहीं चलते मुल्क कि आप नई गवर्नमेंट आई तो उसने कहा जी ये तो फलाँ का प्रोजेक्ट था, पिछली गवर्नमेंट का था तो मैं अपने प्रोजेक्ट शुरू करूँ और अपने नाम की तख्ती लगाऊँ। तो इस तरह तो नहीं चलता। यानी कंटिन्यूएशन नहीं है पॉलिसीज़ में हमारी पिछले 75 साल में आप देखें तो। हम बस कर्ज़े ही लेते रहे हैं, लेते रहे हैं, लेते रहे हैं और वो कर्ज़े अब हमारी जान को आ गए हैं। यानी अब आप देखें ना कि अब कर्ज़े उतारने के लिए मज़ीद कर्ज़े लेने पड़ रहे हैं हमें। बिल्कुल। जी, तो सर जी ये हाँ। तो शायद हमारे प्लान में शुरू से ही होगा कि हम कर्ज़ उतारने के लिए मज़ीद कर्ज़े लेंगे, क्योंकि काम तो कोई कर ही नहीं है ना। ना अपने मुल्क के अंदर कुछ बन रहा है, ना कोई फैक्ट्री ओपन हो रही है, ना ट्रेड कर रहे हैं किसी भी कंट्री के साथ। तो फिर अगर कोई काम ही नहीं करेंगे तो फिर तो कर्ज़ा-कर्ज़ा बस कर्ज़े पे ही चलते रहेंगे, और कब तक ये होगा पता नहीं। लेकिन अब तो काफ़ी मायूसी जो है वो लोगों में आ गई है। लेकिन सर साथ-साथ अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, वो अब पहले इमरान खान के टाइम पे भी वैसे ये हुआ था कि एक बार फिर जो है वही सुनने में आ रहा है कि सोशल मीडिया को और चैनल्स को एक बार फिर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ये और बात है कि जब जब ये बात की गई तो लोगों ने पहले से भी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, और कोई डरा नहीं, कोई छुपा नहीं। जो इन्होंने पहले भी 10 साल और 5 साल की सज़ाएँ और जुर्माने, फ़ाइन क्या-क्या रखे थे। तो एक बार फिर सर सुनने में आया है कि कोई बिल पास होने जा रहा है जिसमें कि ये सोशल मीडिया को और बाकी मीडिया को कंट्रोल करेंगे। क्या आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? देखिए जी, ये तो पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी और सच्ची में आपको बात बताऊँ कि ये जो प्रेज़ेंट गवर्नमेंट है जिसमें शहबाज़ शरीफ की इन इनके दौर में बहुत ही ड्रैकोनियन लॉज़ पास हुए हैं। हुँ, हालाँकि ये एक तरह से चैंपियन भी बनते हैं डेमोक्रेसी के, लेकिन ये आप देख लीजिए ये जो पिछला इलेक्ट्रॉनिक वो जो एक्ट था, इससे पहले भी एक इन्होंने पास किया, अब फिर ये दोबारा हुँ, करने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ लग रहा है कि ये इनका प्लान ये है कि चूँकि अब जो यूट्यूब चैनल्स हैं, वो हुँ, बहुत ज़्यादा एक पॉपुलैरिटी गेन कर गए हैं और बहुत से लोग अब सिर्फ़ यूट्यूब चैनल्स देखते हैं। जो हुँ, आपके टेलीविज़न के ऊपर मुख्तलिफ़ जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनको लोग नहीं देख रहे, क्योंकि वो इतने ज़्यादा वो कंट्रोल्ड होते हैं
और इतनी उनमें वो घिसी-पिटी बातें की जाती हैं कि अब वो अपना इंटरेस्ट लोग लूज़ कर गए हैं। अब वो यूट्यूब चैनल्स देखते हैं। तो अब ये इस तरफ आना चाह रहे हैं कि इन चैनल्स को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि वो चैनल्स हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के, उनको तो कंट्रोल कर सकते हैं ये, मुख्तलिफ हुँ, हथकंडों से। लेकिन अब यूट्यूब चैनल्स तो इनके कंट्रोल में नहीं है। तो यहाँ से लोगों को बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है और बहुत हुँ, लोगों को आगाही मिल रही है इनसे। तो अब इस तरफ आ रहे हैं कि इनको भी इनकी रजिस्ट्रेशन की जाए। तो अब मिसाल के तौर पे जो चैनल ज़रा ज़्यादा खुल के बोलते हैं, उनकी नहीं करेंगे रजिस्ट्रेशन। हुँ, तो उसका फिर लोग ये हल निकालेंगे कि वो अपना यूट्यूब चैनल वो पाकिस्तान के बजाय कहीं और पे रजिस्टर करवा हुँ, लेंगे और वहाँ से फिर वो हुँ, ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो हल तो हर चीज़ का है। टेक्नोलॉजी को आप डिफीट नहीं कर हुँ, सकते कानून के हुँ, ज़रिए। यानी आप मिसाल के तौर पे कोई भी ऐसा कानून जो कि एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।